गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। अब देखो यहां पर इस चैप्टर के बारे में सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम को छोड़ दे तो बाकी लगभग सारी की सारी एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, जैसे एसएससी सीजीएल में इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रीलिम्स में आपको जनरली एक सवाल देखने को मिल जाता है। जनरली मेंस की बात करें तो 2017 से पहले जो भी मेंस हुई है उसमें हर पेपर में 4 सवाल पूछे गए। 2012 हो, 13 हो, 14, 15, 16, 2017-18 के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 3-3 सवाल या कुछ जगह 4 सवाल भी देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई मुझसे कहे कि मैथ्स का एकमात्र चैप्टर ऐसा कौन सा है जिसमें थोड़ी सी बातें पढ़ने के बाद भी हमारे मार्क्स अच्छे खासे आ जाते हैं, जैसे सीजीएल की बात करें तो लगभग ये 6 से 8 नंबर का चैप्टर है और 2 नंबर आप ऐड कर सकते हो प्रीलिम्स में। कुल मिलाकर के चांस ये रहता है कि लगभग 10 नंबर का ये चैप्टर है और इसमें गिने चुने हमें 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। तो ये इजी चैप्टर की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे बच्चों को इस पर बेस्ड जो सवाल हैं वो इजी वे में करने भी आते होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता है। तो देखो यहां पर ये चैप्टर सभी को ही आता है लगभग, मतलब इन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लगभग हर बच्चे को ही आता है। तो हम नया क्या सीखेंगे? नया सीखेंगे इसके बहुत सारे सवाल माइंड में कैसे किए जाएं। सबसे जरूरी बात तो ये है कि अगर चैप्टर आसान है तो आप और लोगों से क्या बेहतर कर सकते हैं। फिर माइंड में करेंगे तो इसका मतलब जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स को अवॉइड कैसे करें, इनको अवॉइड करना भी हम लोग सीखेंगे। रीजन ये है कि कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, एक आप डायग्राम बनाते हो तो वो 20 से 30 सेकंड आपकी किल कर देता है। तो हम उन मेथड्स पर भी काम करेंगे साथ साथ के अंदर, जैसे जैसे अपना चैप्टर आगे बढ़ता जाता है, जिससे आपके डायग्राम्स अवॉइड हो और एग्जाम हॉल के अंदर कम से कम आप अगर 4 सवाल आते हैं तो लगभग 1.5 मिनट की आप बचत कर ले जाएं और वो बाकी जगह आप अप्लाई कर सकते हो। अब थोड़ा सा इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं चैप्टर का, कि इसे हम कितने हिस्सों में डिवाइड करके, जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने चैप्टर भी हम लोग कैसे करते आ रहे हैं, पहले एक पर्टिकुलर पार्ट लिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए। तो क्वेश्चंस के लिए जो PDF है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वासु स्टडी IQ नाम से है, और यहां पर आप अपने डाउट्स भी सेंड कर सकते हैं। डाउट्स है या सजेशन है, बाकी कमेंट करके आप सजेशन हमें दे सकते हैं। अब देखो इस चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेलीग्राम चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन करें इस चैप्टर का तो क्या रहता है, तो एक पार्ट इसका रहता है जिसमें हमें अलग अलग एंगल्स को डील करना होता है, और ये जनरली 3 टाइप के एंगल होते हैं, और एग्जामिनर अगर स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहे तो वो 15 डिग्री और 75 डिग्री को भी इन्वॉल्व कर सकता है। सबसे इजी टाइप यही है इस चैप्टर की। यहीं से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देंगे। क्लियर? सेकंड जो टाइप है उसके अंदर क्या रहेगा, हमारा डबल डबल के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, जैसे 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक ही डायग्राम में 2 एंगल हमें काम में लेने होंगे। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं जिससे कि आपको ये तो पता रहे कि एग्जामिनर किस टाइप के सवाल क्रिएट कर सकता है और आपकी कमांड किस टाइप में तो अच्छी है और किस टाइप में आपको इंप्रूवमेंट करना है। चलिए, सेकंड पार्ट हो गया डबल डबल एंगल का, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो तीसरा पार्ट हमारा जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच, यहां पर रेशियो मेथड काम नहीं करता, और हमेशा आप ऑब्जर्व करना 1 से 2 सवाल आपको हमेशा, जैसे सीजीएल मेंस देखोगे तो उसमें मस्ट है कि जनरल अप्रोच पर आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। बच्चे का सबसे ज्यादा टाइम यहीं पर कंज्यूम होता है, तो इस चीज को मैं एकदम नेग्लेक्ट करने के ऊपर ले आऊंगा आपको कि एकदम मिनिमम टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। फिर चौथा केस इसका रहता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर यू कह लो पूरक कोण। तो इस चैप्टर का डिवीजन आप 4 हिस्सों में कर सकते हैं। सबसे इजी पार्ट हमारा ये होता है। क्लियर है? उसके बाद इस पर और इस पर बेस्ड मस्ट है कि आपको सवाल मिलते ही मिलते हैं। और चौथा एक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण।
ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब इस चैप्टर की कैलकुलेशन की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर की जो कैलकुलेशन है वो स्पेसिफिक टाइप की है। अब आप कहोगे सर ये स्पेसिफिक क्या होता है? तो देखो दो टाइप की कैलकुलेशन होती है, एक तो नॉन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक वो कैलकुलेशन होती है जैसे मान लो चैप्टर आपका प्रॉफिट लॉस, उसमें वो वैल्यू चेंज कर देता है, परसेंटेज भी चेंज कर देता है, सारी चीजें चेंज होने की संभावनाएं रहती हैं। क्लियर है? सवाल की लैंग्वेज भी घूम जाती है, तो वहां पर अगर आप एग्जाम में पहले भी कुछ प्रिपेयर कर ले जाएंगे तो भी बात नहीं बन पाती है। क्लियर है? आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। आपने टेबल पर अच्छा काम किया, एडिशन पर अच्छा काम किया, परसेंटेज पर, अप्रोक्सीमेशन पर। एक कैलकुलेशन होती है आपकी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या होता है कि कुछ वैल्यू तो चेंज होती है लेकिन कुछ पार्ट तो हमेशा ही सेम, एक ही जैसा मेंटेन रहेगा। अगर वो किसी बच्चे को पता है तो वो क्या करेगा, कैलकुलेशन को माइंड में करना स्टार्ट कर देगा। रेशियो मेथड फॉलो करेंगे, फिर डायग्राम्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्पेसिफिक कैलकुलेशन इस चैप्टर का पार्ट है। अलग अलग पार्ट होते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर का कोई पार्ट होता है जिसमें स्पेसिफिक कैलकुलेशन काम आती है, तो उनका अपने हिसाब से चलता रहता है। जैसे जैसे चैप्टर चलेंगे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा कि कहां पर कैलकुलेशन स्पेसिफिक है और कहां पर स्पेसिफिक नहीं है। अब देखो यहां पर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि कुछ बच्चे जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, एकदम जीरो से उठाना स्टार्ट करते हैं और लास्ट में जितना एक्सट्रीम, जैसे आपको कुछ सवाल भी दिख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर, इस लेवल तक के मैं क्वेश्चंस आपको डील करवाऊंगा। लेकिन उसके लिए क्या आपको पेशेंस बनाए रखना है कि जिन बच्चों ने पढ़ भी रखा है तो उनको मैं ये कह रहा हूं, आपने डायग्राम अवॉइड करने वाला काम तो नहीं सीख रखा अभी तक कि डायग्राम को कैसे अवॉइड कर दें, सीधे ही कैसे कंपैरिजन कर लें। तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए फिर सबसे पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, उनको देख लेते हैं। एक अपना होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर इसे कह लो उन्नयन कोण, और इसी के साथ अपना एक एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर आप कह सकते हो अवनमन कोण। देखना जरा क्या होता है एक्चुअल में। मान लो आप किसी गली में जा रहे थे, क्लियर है, यहां पर आपने देखा किसी का घर है और घर की छत पर मान लो कोई खड़ा है। अब आपकी नजर क्या थी, एकदम स्ट्रेट, और घर कितने डिग्री पर है, गली के 90 डिग्री, क्यों, घर तो सीधे ही होते हैं। आप सीधे सीधे देखते जा रहे थे, आपकी नजर अचानक उस शख्स पर पड़ी, आपने उसे देखा। तो पहले क्या कर रहे थे, आप सीधे सीधे देख रहे थे, अब आपने क्या किया, अपनी नजरों को जितनी डिग्री ऊपर की तरफ उठाया, तो ये आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। जितने डिग्री आपने अपनी नजरों को ऊपर उठाया, ये हमारा हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। ये जो शख्स है ये क्या है, छत पर खड़ा खड़ा सीधे देख रहा था, इस टाइप से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसने भी क्या किया, आपको आते हुए देखा, तो यहां ये सीधे सीधे देख रहा था, अब इसने क्या किया, खुद की नजरों को, जैसे सीधे सीधे देख रहा था, अब नजरें नीचे की तरफ झुका ले। जितनी डिग्री ये नजरों को झुकाएगा, ये वाला जो एंगल होता है, इससे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण। क्लियर हो गई बात। अब एक छोटी सी बात समझना, मान लो आपने इस शख्स को देखने के लिए कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब ये सीधे सीधे देख रहा था, इस टाइप से घर की छत है, मान लो ये वाली दीवार है स्ट्रेट, तो पूरा एंगल कितना, 90 डिग्री, ये 60 हो गया, तो ये वाला एंगल जो आपका ये कितना बचा, 30 डिग्री लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर इसको 20 लोगे, ये 90 है तो ये 70, और ये वाला कितना आ जाएगा, 20। तो आपने एक बात क्या ऑब्जर्व की कि आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वही अगले का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। या फिर अगर इस टाइप का कोई भी डायग्राम बनता है, मान लो जब भी कभी आप जीवन में किसी गली से गुजर रहे हैं और आप किसी को छत पर देखते हैं, क्लियर है, और वो छत के ऊपर जो शख्स है वो भी आपको देखता है,
तो हो सकता है आप में और उस शख्स में कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और उस शख्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम। एक कॉमन बात तो रहेगी हमेशा मेंटेन। क्या ऐसा हर जगह होता है एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन? नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अपनी जो एग्जाम्स हैं, जितनी भी एग्जाम्स हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, इन सारी की सारी एग्जाम्स में ऐसे ही डायग्राम बनते हैं, इसी टाइप के डायग्राम बनते हैं। तो आप हमेशा निश्चिंत रहेंगे कि हमारी जो एग्जाम्स है उनमें हमेशा ही एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होगा। कैसा केस? एक शख्स दूसरे को देख रहा है उस केस के अंदर। क्लियर है? मस्ट नहीं होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के बराबर होता है। अब मैं एक एग्जांपल और समझा देता हूं आपको यहीं पर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का। मान लो ये किसी का घर है, ये किसी का घर है, यहां पर एक शख्स छत पर बैठा हुआ है और इसके सामने किसी दूसरे का घर है, ये इस टाइप से मान लेते हैं। तो ये पहले क्या कर रहा है, शख्स सीधे सीधे देख रहा है। अब ये क्या करता है, एक आदमी और बैठा हुआ है यहां पर, उसको देखता है। तो जितने डिग्री इसने अपनी नजरों को ऊपर उठाया, ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा जा सकता है। मान लो यहां पर कोई तीसरा आदमी जा रहा था, तो इसने क्या किया, स्ट्रेट वाले पार्ट से यहां से इतने, इसने जितने डिग्री नजरों को झुकाया वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या दोनों बराबर होंगे? नहीं, दोनों बराबर नहीं होंगे। ये हो सकता है जैसे 30 डिग्री हो, ये हो सकता है 45 डिग्री हो। यहां तो देखो ट्रायंगल ही ऐसा बन रहा है कि ये आदमी इस आदमी को देख रहा है। इन दोनों के लिए शर्त लागू, हाँ, ये दोनों आपस में देखेंगे तो इनके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, इस आदमी का एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका डिप्रेशन बराबर। ये आदमी सीधे सीधे देख रहा है, आपस में अगर ये नजरें मिलाएंगे तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होगा। तो बाकी आपको बहुत ज्यादा तनाव भी नहीं लेना है, क्योंकि डायग्राम्स हमेशा एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। बट फिर भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आपके पास उस चैप्टर से रिलेटेड सारी की सारी जो टर्म्स काम में आती हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। तो अब मैं आपको ले चलता हूं इस चैप्टर का जो सबसे पहला पार्ट है। हम तरीका अपना वही रहेगा, इजी टू हाई। सबसे पहले थ्योरी के सेक्शन को डील करते हैं डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि जो अपना पैटर्न है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर है? पहली हेडिंग ये है। पूरे चैप्टर का सबसे आसान पार्ट यही है। तो जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो ध्यान रखना, और जिनको आता है ये पहले से, वो ये बात ध्यान रखना, हमारा काम क्या है, डायग्राम्स को भी अवॉइड करना। कि एक पार्ट आपने मान लो सीख भी लिया तो भी डायग्राम अवॉइड करेंगे जिससे टाइम बचे। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उनको तो सारा का सारा पढ़ना ही है। तो देखना जरा, एक सिंपल सी बात है, आपने एक डायग्राम बनाया, इस टाइप से एक ट्राइंगल बनाया, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री। एक छोटी सी बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी कभी आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, मान लो ये एंगल थीटा है, इस थीटा के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम में लेना चाहते हो, जैसे आपका साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, किसी को भी अगर काम में लेना चाहते हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, इस थीटा के जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने नो डाउट हमेशा ही हाइपोटेनस, और ये आपका बेस, या क्या कह सकते हैं उस केस में थीटा के सामने लंब, सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने कर्ण, और ये अपना क्या कहलाएगा, आधार। अगर ये एंगल मान लो आप यहां अल्फा काम में लेते, क्लियर है, तो अल्फा के सामने की साइड क्या कहलाती, परपेंडिकुलर। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है। क्लियर है? ऐसा तो एक बात बताओ, मान लो इस ट्राइंगल को ऐसे रख दे किसी टेबल के ऊपर, अब कोई शख्स इधर से देख रहा है वो कह रहा है ये परपेंडिकुलर है, कोई उधर से देख रहा है वो कह रहा है कि ये वाला परपेंडिकुलर है। तो ये एक तरीका होता है सटीक की, इसी चीज को आप फॉलो करेंगे। तो क्या देखा हमने, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक को अगर आप किसी भी एंगल के साथ काम में लेना चाहते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो उसके जस्ट सामने की जो साइड होगी वो बिहेव करेगी किसकी तरह, परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा यहां होता तो यहां क्या बनता आपका, परपेंडिकुलर। चलिए इस पर आ जाते हैं 45 डिग्री वाले केस पर। अब देखना जरा, यहां पर आप एक सिंपल सी बात मुझे बताओ कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। tan 45 आप कहोगे 1/1।
तो ये रेशियो किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो यहां से देखना परपेंडिकुलर ये है, थीटा के जस्ट सामने, इसकी वैल्यू 1, ये 1 और 1 और 1 की वजह से ये क्या आ जाएगा, √2। एक डायग्राम तो अपना बना। हम कैसे करेंगे, रेशियो से। चीजें हमारे जब समझ में आ जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। किसी से भी बना सकते हो ये रेशियो। साइन से बना लेते तो क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो परपेंडिकुलर 1, ये √2, इन दोनों की वजह से पाइथागोरस लगा के बना जाएगा। क्लियर है। अगला डायग्राम बना लेते हैं इस टाइप का, जिसके अंदर क्या होगा, ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री। तो यहां से आप जैसे tan 30 लोगे तो क्या लिखा जाएगा, 1/√3। रेशियो किसका होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो इस 30 के सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई, ये आपकी बेस हो गई, और √3 और 1 की वजह से पाइथागोरस लगाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, तो 3 + 1 4 का √2। रिजल्ट आ गया। आप चाहो तो यहीं से एक रिजल्ट और बना सकते हो कि ये 30 है, ये 90 है, तो बचा हुआ एंगल 60, 60 के सामने √3, ये 1 और ये 2। या फिर इसको छोड़ो, 60 डिग्री का नया ही डायग्राम बना लेते हैं इस टाइप से। ये मान लो एंगल 60 डिग्री है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, किसी से भी बना सकते हो, साइन कोस tan कोट, किसी से, आपका जो भी मन करे। √3 क्या लिख ले, √3/1 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखना इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर है, ये आपका √3, ये 1, तो यहां से वैल्यू पाइथागोरस लग के क्या आ जाएगी, 2। असल में देखा जाए तो इसमें कोई खास याद रखने वाली बात नहीं है, जस्ट एक डायग्राम आप याद कर दो। ये तो सिंपल है कि ये 90 डिग्री है, तो ये 45, तो ये भी 45, दोनों साइड इक्वल होंगी। सबसे इजीएस्ट वे क्या है लेने का, 1 1 ले लो, तो उसकी वजह से √2 आ जाएगी। क्लियर है। और इस डायग्राम में क्या है, 30 डिग्री बनता है, तो ये 60 हो गया। अब ध्यान इतना रख लेना कि भाई बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा आपकी होती है, तो 1 √3 और 2 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चा 30 के सामने √3 लिख देता है। क्लियर है। तो एंगल क्या है, 30 है, 90 है, और आपका 30 है, 90 है और आपका 60 डिग्री है। 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा 2, 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1। बाकी डायग्राम भी बनाए तो थोड़े ऑथेंटिक बनाए, जैसे 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो थोड़ा ऑथेंटिक डायग्राम है, इससे क्या चीजें हमेशा ध्यान रहती हैं। तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या है, 2 वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। वैल्यू क्या है, एक तो काम में ली हमने √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। अगर एग्जामिनर नहीं देता है तो आपका मन करे उस हिसाब से आप इसको 1.41 भी लिख सकते हो, या फिर 1.414। अगर आपको एग्जामिनर ये कह दे कि इस सवाल के अंदर √2 की वैल्यू 1.41 काम में लेनी है, तो ज्यादा समझदार बन के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लोगे, क्योंकि उस हिसाब का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। क्लियर। और √3 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1.732। क्लियर है भाई, ये याद रह जाएगा। चलो फिर अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेवल अपना क्या रहेगा, इजी टू हाई। सबसे पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करें, और इस वीडियो को क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो, या आपके जो चाहने वाले हैं या आप जिनको चाहने वाले हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए भाई, सबसे पहला सवाल, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इनका लेवल एकदम बूस्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको सवाल दिखाए थे, तो जिस बच्चे ने अच्छे से भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रखा है, तो मेरे ख्याल से जो सवाल आपने देखे थे साइड के अंदर स्टार्टिंग में, वो बच्चा नहीं कर पाता उन सवालों को। क्यों, उसके पास उस टाइप की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, या फिर टाइम बचाने वाली जो अप्रोच है वो शायद ही आपको कहीं मिलेगी, तो उसके ऊपर भी हमें काम करना है। तो इस वीडियो के साथ क्या बने रहो। बस कुछ सवाल आपको ये लगेंगे भाई ये तो मेरे को आते हैं, धीरे धीरे देखना, एक लेवल बढ़ाते जाएंगे सवालों का भी, और लिखने वाला जो काम है वो कम करते जाएंगे। चलो सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 देखना जरा। 6 मीटर ऊंचा एक पोल है, उसकी जो शैडो या छाया है उसकी लंबाई 2√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण। एक सिंपल सी बात समझना है यहां पर, ये 6 मीटर का पोल है, इसकी शैडो यहां बनी कुछ इस हिसाब से कि मान लो सूर्य यहां चमक रहा था। क्लियर। तो इसकी रेज क्या होंगी, इधर आएंगी, तो इनकी रेज की वजह से क्या होगी, रेज यहां टकराएगी और यहां तक छाया क्रिएट हो जाएगी इस तरफ। क्लियर है। इसकी लेंथ कितनी है, 2√3 लिखा जा सकता है। अब उसने क्या कहा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। क्या यहां पर सूर्य का अवनमन कोण पूछ लेता,
नहीं पूछता। क्यों? अवनमन का मतलब क्या होता है कि सूर्य पर कोई बैठा हुआ वहां से जमीन पर हम लोगों को देख रहा है कि देखो कैसे कैसे लोग हो रखे हैं धरती के ऊपर, तो अवनमन तो पॉसिबल नहीं होता। उन्नयन होता है। इसका मतलब यह है कि यहां खड़ा हुआ कोई आदमी सीधे सीधे अगर देख रहा है, अगर वो सूर्य को देखना चाहे इस केस में, तो सूर्य देखने के लिए उसे क्या करना होगा? इसके टॉप को देखना होगा और इस छाव के एंड पॉइंट पर उसे खड़ा होना पड़ेगा। तो जितने डिग्री इसने अपनी गर्दन को या नजरों को उठाया है वो क्या कहलाता है? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर सन, सूर्य का उन्नयन कोण। कि अगर आप उस टाइम, दिन के उस टाइम अगर सूर्य को देखना चाहते हैं तो आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। चलो, हमें पता है कि एक स्पेसिफिक टाइप के सवाल होते हैं जैसे 30, 45, 60, 90, तो यहां से रेशियो ले लो, इसका और इसका, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 3, √3 से काटोगे, इसको क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √3, तो ये कटेगा √3। यहां से बात ऑब्जर्व करना, ये वैल्यू क्या है? 1, ये क्या है? √3। तो इसका मतलब यहां एंगल क्या बनेगा? 60 डिग्री। पढ़ चुके हमने। ये 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, अगर 90 के सामने नीड होती तो क्या लिख देते? 2। तो इतना सा काम हमें यहां पर करना था। चलो भाई, सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो, ध्यान से लैंग्वेज को रीड करो और कोशिश भी करके देखो कि आप इस सवाल को सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। देखना जरा, इसने क्या कहा कि स्ट्रोम या फिर आंधी की वजह से पेड़ इस प्रकार से टूट गया कि उसका जो वर्टेक्स या शीर्ष है वो भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और इसकी जड़ से जो दूरी है वो 50.3 मीटर है। और इसने यहां पर हमसे 2 सवाल पूछे हैं, तो एक एक करके बात को समझते हैं। असल में था क्या? आपके पास एक पेड़ था कुछ इस हिसाब से, ये वाला मान लेते हैं पेड़, ठीक। एग्जिट नहीं बनाना कि ऐसे ऐसे करके बना दोगे फिर वो टिकेगा, फिर आपको लगेगा अजीब टाइप का, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। इस साइड से मैं मान लेता हूं कि तूफान आ गया, इधर से तूफान आया, तूफान इस पेड़ पर फोर्स लगा रहा है, कहीं यहां से ये टूट गया और ये जो पार्ट है ये अपना क्या है? जमीन। और ये टूट करके क्या होगा? इस तरफ गिर जाता है, इस तरफ ये सीधे सीधे गिर गया और इसने जमीन को टच करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था इसका टॉप, वो क्या है? जमीन को टच कर रहा है और टच करते टाइम एंगल कितने डिग्री का बना रहा भाई जमीन के साथ? 30 डिग्री का। ये हो गया। क्लियर है? अब उसने एक वैल्यू दी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 50.3 है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, मार्किंग कर ले। 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी √3, ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 2 लिखी जा सकती है रेशियो में, पढ़ चुके हैं। पेड़ का कितना हिस्सा टूट गया? तो जो आपसे पहला सवाल पूछा है, पेड़ का कितना हिस्सा टूट गया, एक बात बताओ, पेड़ की एक्चुअल लेंथ कितनी है? वैसे मत निकालो 50.3 से, रेशियो में ही बता दो कि देखो ये 2 था, ये पहले यहां पर था, तो असल में देखा जाए तो पेड़ की लेंथ 2 और 1 3 थी, तो इसका मतलब टोटल जो लेंथ थी वो थी हमारी 3, और कितना हिस्सा टूट गया? 2 वाला। यही तो पूछा है कि पेड़ का कितना हिस्सा टूट गया, तो 2/3 पेड़ का टूट चुका है। 3 मीटर का पेड़ था, 2 मीटर टूट के जा चुका। सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्या कहा इसने कि पेड़ का कितना हिस्सा नहीं टूटा, कितना पार्ट नहीं टूटा? तो टोटल कितना है? 3, और टूटा कितना नहीं है? 1, तो 1/3 पार्ट पेड़ का नहीं टूटा है। तो ये हो गया अपना कंक्लूजन। अब देखो यहां कुछ चीजों को हटाने की कोशिश करते हैं, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं 50.3 को यूज कर देते हैं। ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। अगर पहले तो ये देखो सवाल क्या पूछ रहा है, जिस हिसाब का सवाल चलेगा उसी हिसाब से आपको डील करना है। बाकी अगर जबरदस्ती 50.3 को यूज कर दोगे तो ये सवाल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए फिर सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखना जरा सवाल की लैंग्वेज को। ये क्या है? पहला ही जो सेशन अपना, वो भी क्या है, कंप्लीट जो सेशन है वो आसान नहीं रहेगा। इसके कुछ ही मतलब 2-3 सवाल और मान सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इजी, और धीरे धीरे इसी में क्या है लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा अपना। देखो ये बातें सब समझ आ रही होंगी मेरे ख्याल से आपको, आई होप। और पुराने वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हो, जो प्लेलिस्ट है आपकी उसमें मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पर आपको पुराने वीडियो मिल जाएंगे। चलो, इसने क्या कहा कि एक लड़का है 200 मीटर लंबे धागे की हेल्प से क्या कर रहा है, काइट या पतंग को उड़ा रहा है। 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन
पर ये पतंग उड़ रही है और धागे में किसी भी प्रकार की ढील नहीं है, मतलब एकदम खिंचाव है, तो पतंग की ऊंचाई क्या है? तो मान सकते हो कुछ ऐसे कि ये हो गई मान लो पतंग, यहां पर पतंग उड़ रही है इस टाइप से, और इसे एक लड़का उड़ा रहा है, क्लियर है? और ये ग्राउंड है, जमीन से जस्ट 90 डिग्री, क्योंकि जमीन से हाइट मेजर करोगे, ये क्या होगी? ग्राउंड। और ये वो है धागा, एंगल कितना? 60 डिग्री बताया, मार्किंग कर दें। 60 डिग्री के जस्ट सामने √3, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 2। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है? पतंग के धागे की लंबाई, जो कि हमें कितनी दे रखी है? 200 मीटर। कितनी दे रखी है? 200 मीटर। रेशियो में जो बात 2 है उसको 200 मीटर बनाया तो कितने से गुणा किया? 100 से गुणा कर दिया। अब यहां पर देखो, ये कंपैरिजन लिखने की नीड नहीं थी, 2 को 200 बनाया, 100 से गुणा कर दिया। तो एक बात बताओ, यहां ग्राउंड से पतंग तक की हाइट पूछी है तो इसको भी क्या कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 100√3। ये आपका आंसर होगा, लिखा जा सकता है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी के अंदर बात समझना है कि आपको क्या सुधार करना है। अगर सवाल एकदम ही आसान आ रहे हैं तो पहले तो आपको इमेजिन करने की आदत डालनी है। कैसे? इस सवाल को अगर आप माइंड में डील करना चाहते हैं तो आपका तरीका क्या होगा? तो बात समझना कि मान लो आप ही पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग ऊपर की तरफ है, पतंग से आप तक की दूरी कितनी दे रखी है? 200 मीटर। धागे की लंबाई, एंगल कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री के जस्ट सामने की साइड √3 और नीचे की साइड 1 और 90 के सामने 2। 2 किसको बता रहा है? धागे की लंबाई को। 200 मतलब 100 से गुणा किया। आपको √3 जो जस्ट आपके सामने उसकी वैल्यू निकालनी, कितनी होगी? 100√3। तो इसका मतलब ये सवाल क्या आप माइंड में कर सकते थे, कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई फालतू काम नहीं करना, तुरंत का तुरंत सवाल सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। सवाल नंबर 4 की बात करें, सबसे पहला काम सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। देखना इसने क्या कहा, एक पेड़ है, आंधी से टूट गया है और इसका जो वर्टेक्स है वो आधार से कितने डिग्री पर टिका है? 60 डिग्री से, और उसकी पेड़ की जड़ से दूरी 100 मीटर है, और इस पर बेस इसने 4 सवाल पूछ लिए। तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं कि मान लो पहले ये पेड़ था कुछ ऐसे, क्लियर है? ये पेड़ था आपका, इस साइड से एक दिन आ जाता है तूफान, तूफान ने इधर प्रेशर डाला, इसकी वजह से पेड़ का मान लो यहां से ये पार्ट टूट करके इधर गिर गया, इस साइड में गिर गया। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ? अब जमीन को टच कर रहा है, तो ग्राउंड के साथ में इसको मिला देता हूं, ये टच कर रहा है। एंगल कितने डिग्री बताया इसने? 60 डिग्री, क्लियर है? ये जो हिस्सा है ये टूट करके यहां आ गया, असल में पेड़ यहां से लेकर यहां तक था। अब देखना, इसने कुछ बातें कही कि उसकी दूरी पेड़ की जड़ से 100 मीटर पर है, कि यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है? 100 मीटर, क्लियर है भाई? मार्किंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। 60 डिग्री के सामने की जो वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी? √3। ये वाली वैल्यू क्या लिखोगे? रेशियो में 1, ये क्या? 2। टूटने से पहले ये दूरी 2 जो थी वो यहां थी रेशियो के अंदर, तो पेड़ की टोटल हाइट कितनी है? 2 + √3। अब इसके सवाल पर आ जाओ। हालांकि एग्जाम में क्या है, कभी भी वो 3 या 4 सवाल नहीं पूछता है, बस हमें कुछ बातें समझनी है, इस वजह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 4 सवाल क्रिएट कर दिए। तो जो सबसे पहला सवाल है उसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसने क्या कहा कि पेड़ का कि कितनी लंबाई टूट गई है। तो कंपैरिजन देखना, एक किसको बता रहा है? इंपॉर्टेंट बात यही है, जो बात रेशियो में 1 है वो असल में किसके बराबर है? 100 मीटर के। एक 100 मीटर को बता रहा है, तो पेड़ का कितना हिस्सा टूटा? ये हिस्सा टूट करके इधर आ गया, 2 टूट गया, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी होगी? 200 मीटर। तो आप क्या कह सकते हो, पेड़ का जो हिस्सा है वो 200 मीटर जो वो टूट कर आ चुका है। क्या करना था? कंपैरिजन। एक की वैल्यू 100 मीटर, एक को 100 से गुणा किया तब 100 बना, तो 2 की वैल्यू 200, तो ये 200 हिस्सा है जो पहले लगा हुआ था अब टूट गया। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 2। इसने क्या कहा है यहां पर? सेकंड नंबर के अंदर पेड़ की कितनी लंबाई नहीं टूटी है? तो √3 लंबाई नहीं टूटी। एक 100 को बता रहा है, 100 गुणा, तो इसका मतलब पेड़ की 100 √3 मीटर लेंथ नहीं टूटी। √3 को क्या करना है? 100 से,
तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तीसरा जो सवाल है इसने हमसे पूछा है पेड़ की कुल लंबाई कितनी है। या तो इन दोनों का आप जोड़ दो या फिर क्या कर दो कि रेशियो के अंदर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2 + √3। रेशियो में वैल्यू कितनी आई है 2 + √3। एक की वैल्यू 100, दो की कितनी 200, तीन की कितनी 300, तो इसकी कितनी, इसको 100 से गुणा कर दोगे तो 100 × 2 + √3। ऑप्शन सी करेक्ट। सवाल नंबर 4 की बात कर देते हैं यहां से। इसने क्या कहा, हाउ मच पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन। पेड़ का कितना भाग टूट चुका है। तो पेड़ का जो टोटल लेंथ है वो कितना है 2 + √3 और इस पेड़ का कितना हिस्सा टूट गया है 2। तो यहां तक ये 4 सवाल थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। चलिए फिर सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। सवाल अच्छे लेवल का है और 5 नंबर पर आप क्या लगा लोगे भाई, स्टार। अब तक जो हमने सवाल पढ़े हैं सबके अंदर सबसे जो ठीक सवाल है वो सवाल नंबर 5 है अब तक पढ़े गए सवालों में। लैंग्वेज को रीड करो पहले तो। देखना जरा, इसने क्या कहा, एक झील या लेक है, पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर की ऊंचाई, मान लो ये कोई झील है, इससे 30 मीटर की ऊंचाई पर कोई बिंदु है, वहां से किसी प्लेन को देखा जाता है। मान लो झील है, उससे कुछ 30 मीटर ऊंचाई पर कोई बैठ करके प्लेन को देख रहा है, तो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का। और वो क्या करता है, उसी के जो मिरर वाटर इमेज बन रही है या प्रतिबिंब उसका बन रहा है पानी में, उसको देखने के लिए 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाना पड़ता है। वायुयान की झील की सतह से ऊंचाई क्या है। पहले तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। असल में क्या कह सकते हो कि ये आपकी लेक की सरफेस है, ये मान लो पानी है, अज्यूम कर देते हैं, तो ये हो गई लेक या फिर झील। अब जैसा जैसा सवाल है, इसने क्या कहा, इससे 30 मीटर ऊपर, मान लो यहां कोई जगह थी 30 मीटर, ये लेंथ मैंने क्या मानी 30 मीटर। आप यहां पर बैठे बैठे झील में क्या कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। क्लियर है, इसमें पत्थर फेंक रहे थे 30 मीटर हाइट से। अब थोड़ी देर में आपने क्या देखा, एक प्लेन गुजर रहा है, यहां से आपने ऑब्जर्व किया कि एक प्लेन है वो गुजर रहा है, आपने इसको देखा। तो पहले आपकी लाइन ऑफ साइट क्या थी, ये वाली, आप सीधे सीधे देख रहे थे। क्लियर है, आपने प्लेन को देखा इस टाइप से। अब यहां पर देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि आंखों से डायग्राम बनाओगे, इस पॉइंट से आपको डायग्राम बनाना है। क्लियर है, कितने डिग्री का एंगल बनाया आपने, 30 डिग्री का। क्लियर है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, सीधे सीधे देख रहे थे, प्लेन को देखा, नजरों को ऊपर उठाया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फिर उसी टाइम आपने क्या किया, इस प्लेन को देखना स्टार्ट किया, किसमें, पानी में। तो इस बार जो आपको यहां से इमेज दिख रही है, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, तो वो आपने कितना बनाया है यहां पर 60 डिग्री, ये वाला बनाया 60 डिग्री। क्लियर है कि सीधे सीधे देखने लग जाओगे, नीचे देखा अपने 60 डिग्री पर तो आपको प्लेन नीचे दिखा, वाटर इमेज। क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसके पैरेलल, झील की सतह के पैरेलल आप देख रहे थे, तो ये ऑटोमेटिक दोनों एंगल 90 डिग्री। क्लियर है, अब देखना जरा, मार्किंग आप अगर करना चाहते हो यहां पर, तो आपके सामने क्या होगा, 30 डिग्री है तो ये वैल्यू √3 होगी, ये वाली वैल्यू 1 होगी, लिखा जा सकता है। फिर देखना, ये वाली जो वैल्यू है 60 डिग्री के जस्ट सामने, इस वैल्यू को क्या लिखते हो आप, √3, और इस वैल्यू को क्या लिखते हो 1, लिखा जा सकता है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना कि असल में देखा जाए तो 60 डिग्री में आपने क्या किया, जो ओरिजिनल रेशियो है वो क्या लिखा जाता है, √3 1, और इसको क्या करना चाहो तो 2। क्लियर है, ये तीनों की तीनों जो एंगल बन रहे हैं उनका रेशियो, इसको भी हटा दो, अगर मैं इसका और इसका रेशियो लेता हूं, √3 1 है, क्या मैं इसको √3 से गुणा कर दूं तो क्या ये रेशियो मेरा 3:√3 नहीं बन जाएगा? क्या दोनों में कोई समस्या है? दोनों सेम ही बात है, इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसीलिए देखो, ये वाली जो साइड है रेशियो में किसको बता रही है, √3 को, 30 डिग्री की वजह से, और यहां 60 डिग्री की वजह से किसको बता रही है, 1 को। अब एक ही साइड को दो अलग अलग रेशियो वैल्यू तो नहीं मिल पाएंगी, एक ही वैल्यू मिल पाएगी। तो आप क्या कर दो, इसको √3 से गुणा कर दो। जैसे ही आप इसको √3 से गुणा करोगे तो आपको इसे भी √3 से गुणा करना होगा, और ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3। क्लियर है,
रेशियो सिंप्लीफाई कर दिया। ये वाली जो हाइट है ये कितनी है आपके पास 30 मीटर। चलो अब एक छोटी सी बात समझना और कंपैरिजन करते हैं। यहां पर इसने क्या कहा कि झील की जो सतह है इससे किस ऊंचाई पर प्लेन है वो आपका उड़ रहा है। तो बात को समझना कि जब भी कभी वाटर इमेज बनती है आपकी, जल में प्रतिबिंब या फिर मिरर इमेज बनती है, तो मान लो आपके पास ए यहां पर है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 10 मीटर है और नीचे की तरफ क्या है पानी। तो नीचे इसकी जो वाटर इमेज दिखेगी वो भी कितनी दूरी पर दिखेगी आपको 10 मीटर पर। तो कहने का मतलब ये और ये लेंथ आपकी क्या होगी हमेशा बराबर। क्लियर है। झील की सतह कहां है यहां पर। क्लियर। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक की मार्किंग की थी ना हमने, यहां से यहां तक की दूरी 3, ये एक टोटल कितनी हो गई 4 हो गई। अब मार्किंग करना जरा, यहां से जो यहां तक की दूरी है और यहां से यहां तक की दूरी है दोनों क्या होगी सेम। हालांकि डायग्राम में थोड़ी सी सेम नहीं बन रही क्योंकि डायग्राम हमने एकदम ऑथेंटिक नहीं बनाया, लेकिन वो लॉजिक तो काम करता ही है अपना। तो देखना टोटल दूरी 4 है, पानी की सरफेस से ऊपर दूरी 2 होगी और नीचे भी दूरी 2 होगी। अब ये दूरी रेशियो में 1 है, ये टोटल 2 है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो रेशियो में क्या होगी 1 किसको बता रहा है 30 मीटर को। 1 किसको बता रहा है 30 मीटर को। तो झील की जो सतह है वहां से प्लेन तक की दूरी क्या हो जाएगी 30 से गुणा कर दो 60 मीटर। ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। क्लियर है। थोड़ा सा फिर से समझना, अगर इतनी सारी आपकी चीजें क्लियर होती हैं तो इन सवालों के साथ डील करने का क्या तरीका होगा। लैंग्वेज को फिर से पढ़ लो एक बार कि अगर किसी की लैंग्वेज क्लियर नहीं है। देखो सिंपल सी बात है कि आप इस डायग्राम में क्या बनाओगे, आपने बनाई है झील की सरफेस, 30 मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट है। क्लियर। यहां से सीधे कोई देख रहा है 30 डिग्री पर उसे प्लेन दिखा और नीचे 60 डिग्री पर फिर से उसे प्लेन दिखा। ये आपके पास झील की सरफेस है। क्लियर है। मार्किंग करोगे 30 डिग्री की वजह से √3 1, 60 की वजह से 1√3, √3 से गुणा किया, ये तो कॉमन आ गई। ये क्या बन गई टोटल की टोटल 3। यहां से यहां तक की दूरी 4, जबकि झील से ऊपर 2 होगा, झील से नीचे 2 होगा, तो ये पूरी दूरी आपकी 2 आ जाएगी। यहां से यहां ये 1 है तो ये भी 1 बचेगी, 1 30 के बराबर तो 2 60 के बराबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सीधे सीधे। चलिए भाई सवाल नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना। धीरे धीरे आपको क्या करना है, ये डायग्राम्स जो है इनको मिनिमाइज कर देना है। बाकी मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा। आज तो अपना पहला ही सेशन हाइट एंड डिस्टेंस का, तो इतना ज्यादा तनाव नहीं दिया जाएगा आपको, लेकिन धीरे धीरे हम फिनिशिंग की तरफ बढ़ेंगे। चलो भाई सवाल नंबर 6 की बात करें तो लैंग्वेज को रीड कर लिया होगा आपने कि 2 पोल है, ऊंचाई एक की 60 है, एक की 35 है, और दोनों के जो टॉप है उनको रोप से बांध दिया गया, रस्सियों से जोड़ दिया गया है, और रस्सी क्षैतिज के साथ जो एंगल बनाती है उसकी स्पर्श रेखा 5/9। टेंजेंट का मतलब होता है असल में tan थीटा। tan थीटा इसने क्या बताया 5/9। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर की, ये बेस की, 5 परपेंडिकुलर या फिर लंब की वैल्यू, और ये बेस या फिर आधार की वैल्यू। अब थोड़ा सा सवाल समझो। ऐसा है कि एक पोल तो 60 मीटर का है, ये हो गया। एक पोल कितना है 35 मीटर का है, इसको लिख दिया। ये जमीन के ऊपर इस हिसाब से 90 डिग्री पर लगे हुए हैं। क्लियर। ये हिस्सा कोई और भी मान लो। अब ये रस्सी बांधी। अब इसने क्या किया कि जो रस्सी है इसको अगर आप आगे बढ़ा करके देखते हो तो यहां जो एंगल बनेगा, इस एंगल की tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी 5/9। कि अगर इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करूं तो परपेंडिकुलर 5 होगा, बेस कितना होगा 9। आप ऐसा करो, इस पॉइंट से इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दो। कर दिया आपने। ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल। अब देखना 2 पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन ने कट किया तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, संगत कोण। अब यहां से बात को ऑब्जर्व करना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस ट्रायंगल में ये थीटा है। tan थीटा की वैल्यू आपको पता है 5/9, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 9 को। अब वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या लिखोगे भाई, छोटे वाले पोल की हाइट 35 मीटर, यहां तक अगले में 35 मीटर होगी, टोटल कितनी थी 60, तो ये लेंथ कितनी होगी 25 मीटर लिखा जा सकता है। कंपैरिजन करना भाई,
ये जो लेंथ है रेशियो में तो 5 है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है 25 मीटर। तो कितने से गुणा किया 5 से। तो यहां पर आ जाओ, इसने क्या कहा, दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है रेशियो में 9, किससे गुणा कर दे 5 से। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 45 मीटर। ये अपना क्या हो गया रिजल्ट। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए सवाल नंबर 7 में, 7 नंबर फिर से ये इजी टाइप का ही सवाल हो गया है, बस इसमें क्या है कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग टाइप की है, इसलिए इस सवाल को फिर से इन्वॉल्व किया है। एक बार के लिए आप सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो, तुरंत सॉल्यूशन पर आते हैं फिर। देखो भाई सवाल नंबर 7 की बात करें तो इसने क्या कहा कि एक पेड़ है, ऊपरी भाग आंधी से टूट गया, 60 डिग्री का कोण बनाता है। जड़ और जो बिंदु है वृक्ष का शीर्ष जहां पर छूता है उनके मध्य की दूरी 25 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई। बात को समझना, पेड़ पहले इस हिसाब से था, क्या हुआ इस साइड से तूफान आ गया, तूफान की वजह से क्या हुआ पेड़ टूट गया, टूटने की वजह से क्या हुआ जमीन के साथ, ये ग्राउंड है ये पेड़ है, एंगल कितने डिग्री का बना रहा भाई 60 डिग्री का। मार्किंग कर दें, ये वैल्यू √3, ये वैल्यू 1 और ये 2। ये जो दूरी है टूटने से पहले पेड़ की रेशियो में यही दूरी थी। तो असल में देखा जाए तो पेड़ की हाइट कितनी है 2 + √3 लिखा जा सकता है। कंपैरिजन करना है तो जहां पेड़ था और जहां पेड़ ने टच करना स्टार्ट किया, पेड़ का जो बेस है वहां से जब ये टूट करके गिर गया, ये वाला पार्ट इधर आ चुका आपका, यहां टच हो रहा है, तो इनके बीच की दूरी एक नहीं है, वो असल में किसके बराबर है 25 मीटर। कितने से गुणा किया 25 से, तो लिखने की नीड नहीं थी। पेड़ की हाइट हमसे पूछ रहा है, हाइट कितनी है अभी 2 + √3। तो यहां पर बात को समझना, इस बार क्या उसने आंसर इस फॉर्म में दे रखे हैं, तो ये रीड क्या करोगे आप कि ये वैल्यू 1.732 है, 2 जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी होगी 3.732। अब देखना एक की वैल्यू, रेशियो का एक 25 मीटर को बताता है, रेशियो की जो वैल्यू है 3.732, इसको भी क्या कर दो 25 से गुणा कर दोगे तो रिजल्ट किस में आ जाएगा मीटर में। 25 × 2 50, 25 × 3 75, 5 80, फिर 0 8 बचा, 25 × 7, 25 × 7 175, 175 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 183, 18 कैरी। 25 × 3 75 में 18 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 25 × 3 और 8 5 13, 93.3 मीटर। ये अपना क्या हो गया रिजल्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो इस सवाल में जो पीछे हमने सवाल पढ़े थे उससे अलग बात क्या है कैलकुलेशन, इस बार कंपैरिजन का भी यूज हो गया। चलिए फिर सवाल नंबर 8 पर आ जाते हैं। एक एक करके सारे सवाल करते रहो, इतने सिस्टमेटिक तरीके से हर चैप्टर को डिजाइन कर रखा है, हर लेवल के सवाल ले रखे हैं। कोशिश ये रहती है कि भाई जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसका भी लेवल अच्छा बूस्ट रहे, सीडीएस की तैयारी कर रहा है उसका भी लेवल बूस्ट रहे, और इन चीजों को भी पढ़ेंगे तो इसका मतलब सीएचएसएल वगैरह के अंदर या रेलवे के अंदर तो कोई इश्यू भी नहीं आएगा। बस आप कंटिन्यू देखते रहा करें और इनके नोट्स बनाते रहा करें। सवाल नंबर 8 की बात करें तो देखना 15 मीटर ऊंचाई खंबा है, कुछ ऊंचाई से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन से 30 डिग्री का कोण बताता है। ऊंचाई ज्ञात करें जहां से खंबा टूटा था। तो सिंपल सी बात है, ये आपके पास एक पोल हो गया, इधर से मान लो यहां से ये पार्ट टूट करके गिरा और गिर करके इसने जमीन के साथ, ये आपका क्या है ग्राउंड, इसके साथ एंगल बना लिया कितना 30 डिग्री। मार्किंग कर दें, ये √3, ये 1, ये 2। टूटने से पहले ये पार्ट ऊपर था तो ये वैल्यू 2। तो पोल की असल में देखा जाए तो रेशियो में हाइट कितनी है 3। क्लियर। अब आपको क्या करना है कंपैरिजन, कि 15 मीटर ऊंचा खंबा था तो 3 किसको बता रहा है भाई 15 मीटर को किससे गुणा किया 5 से। ठीक है, 15 मीटर ऊंचा खंबा था, कुछ ऊंचाई से टूट गया और लास्ट में क्या पूछा वह ऊंचाई ज्ञात करें जहां से खंबा टूटा था। ये वो ऊंचाई है जहां से पोल हमारा टूट गया था। तो 1 की वैल्यू निकालनी है, 5 से गुणा कर दोगे तो 5 मीटर अपना यहां से क्या हो गया रिजल्ट, या फिर रिजल्ट फिट के अंदर दे रखा है तो उसको मीटर कर देना। सवाल नंबर 9 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। फिर वही काम, लैंग्वेज को रीड करो। अरे ये सारी चीजें आपको समझ तो आ रही है ना, कमेंट करके बताते जाओ साथ साथ के अंदर।
और कोई इश्यू भी आए बाई चांस आपको स्पीड का, कॉन्सेप्ट का, तो कमेंट करके बता दिया करें वीडियो के लास्ट में। आई होप साउंड का कोई इश्यू नहीं होगा, साउंड बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखना, क्या कहा, 6 फीट लंबा एक आदमी और इसकी जो छाया है वो 4 फीट लंबी है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर मान लो 6 फीट लंबा कोई आदमी है, ये 6 फीट है, यहां पर सूर्य है, यहां से जब रेज आएंगी तो इधर से गिरेंगी वो और इसकी छांव क्रिएट करेंगी इस हिसाब से, कुछ इस हिसाब से। 6 फीट के आदमी की जो छांव बनेगी ये वाली, ये कितनी है, 4 फीट। अब अगला सवाल इसने क्या कहा कि 50 उस समय एक झंडे की छाया 50 फीट लंबी है। तो यहां से एक सिंपल सी बात निकल के आई है कि एक झंडा, उसकी छांव कितनी है, 50 फीट, तो ये कितनी है, x। यहां से मान लो सूर्य रेज फेंक रहा है, क्लियर है, झंडे की लंबाई क्या होगी। तो सिंपल सी बात थी, जो रेशो आदमी और छांव का है, आदमी और छांव का है, वही रेशो झंडे की लंबाई और झंडे की छांव का होगा। यहां से कट करोगे तो देखना 2 से कट होगा, 25 बार 2 से कट होगा 3 बार, 25 गुणा 3 75 बराबर x। इस सवाल में आपको डायग्राम नहीं बनाना था, कैसे, बात को अंडरस्टैंड करना। फिर से आपको सिर्फ इतना ही करना था, आदमी 6 फीट का, उसकी छांव, ऐसे ही खंबा x फीट का और उसकी छांव कितनी दे रखी है, 50 फीट। इसको सोल्व कर दोगे, 300 में 4 का भाग दे दिया, 75 अपना बन गया रिजल्ट। क्लियर है। तो सीख रहे हो तो डायग्राम बनाओ, नहीं मतलब चीजें समझ आ गई हैं तो उस केस के अंदर क्या करो, डायग्राम्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो, फिर सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखना जरा, क्या कहा कि 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक या ऑब्जर्वर किसी टावर से 45 मीटर की दूरी पर है उसकी आंख से। तो इस सवाल को थोड़ा सा स्टार्ट कर देना, हल्की सी डिफरेंट लैंग्वेज है। क्या कहा, 1.6 मीटर लंबा एक आदमी है, तो ये पार्ट जो है ये कितना है, 1.6 मीटर, ये जमीन है, और सामने क्या है, 45 मीटर की दूरी पर, टावर से 45 मीटर दूर है, ये आपका हो गया टावर 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर सीधा खड़ा है। आदमी यहां से देखेगा, अगर देखो वो हाइट नहीं दे रहा है, किसी भी सवाल में वो हाइट नहीं देता आदमी की, तो इश्यू नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ग्राउंड से लेकर के चलते हैं, आदमी की हाइट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उसने सवाल में ये बात स्पेशली कही है तो इसको मान के चलोगे। अब वो तनाव नहीं लेना कि सर आदमी की तो हाइट 1.6 है मीटर, अब वो आंखें तो उसकी थोड़ी नीचे रह गई तो थोड़ी लेंथ डाउन भी तो करनी पड़ेगी, इतना तनाव नहीं लेना, ठीक है। अपनी कोई रिसर्च नहीं चल रही, एक स्पेसिफिक पैटर्न है। जैसे इस सवाल से आप एक बार गो थ्रू हो गए तो भविष्य में ऐसा कोई भी सवाल आएगा तुरंत क्लिक कर दे जाएगी बात कि हाँ वहां पर ऐसा सवाल पढ़ा था और ये उसका समाधान होता है। तो देखना 1.6 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 45 मीटर। आदमी सीधे सीधे अगर देख रहा है, क्लियर है, सीधे सीधे, और ऊपर देखने के लिए इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाना पड़ा, 30 डिग्री। मार्किंग कर दे, ये वैल्यू √3, ये वाली 1। अब देखो टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई में देखो ये पार्ट तो ऐड होगा ही होगा, 1.6 मीटर, प्लस में ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कंपैरिजन कर दो, जहां से यहां तक की एक्चुअल वैल्यू तो कितनी है, 45 मीटर, रेशियो में कितना है, √3। अब देखना जरा, √3 को 45 बनाना है तो आप क्या करो, पहले तो √3 से गुणा कर दो, पहले तो आप क्या करो, इससे √3 से गुणा कर दो, कितना बन गया, 3। 3 को 45 बनाना तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 15 √3 से। इसका मतलब 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसे भी 15 √3 से गुणा करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 15 √3 मीटर। लेकिन आंसर किस फॉर्म के अंदर आपसे पूछा गया है, आंसर पूछा गया पर्टिकुलर वैल्यूज की फॉर्म में। तो यहां से इसको सोल्व कर दो कि 15 गुणा 1.732 प्लस 1.6, ये ऐड करना होगा। 15 गुणा 2 30, 15 गुणा 3 45 और 3 48, 15 गुणा 7 105 और 4 9, 15 और 10 25 प्लस 1.6, तो ये तो 8 हो गया, 9 और 6 15, 26 और 1 27.58। तो ये आपका रिजल्ट हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट रिजल्ट। चलो भाई
सवाल नंबर 11 पर आ जाते हैं। टोटल हमें यहां पर क्या है 15 क्वेश्चंस के साथ डील करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। लैंग्वेज को रीड करना सबसे पहले तो देखो क्या कहा इसने कि एक आयत में भुजा है वो विकर्ण के साथ या क्या कहा कि एक आयत में भुजा और विकर्ण के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सिंपल सी बात है, ये पार्ट हो गया आपका रेक्टेंगल, ये साइड है और एक एंगल कितना दिया है इसने 30 डिग्री। मार्किंग करते हैं तो √3, ये एक 90 डिग्री है यहां पर, तो ये दो यहां से आपको किसके बराबर बता रहा है, डायगोनल 6 के बराबर। किससे गुणा किया भाई 3 से, 2 को 6 बनाया 3 से गुणा, इसको भी 3 से करोगे तो लंबाई कितनी 3√3, इसको भी 3 से करोगे तो चौड़ाई 3, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 9√3। ये हमारा हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन भी करेक्ट रिजल्ट। सवाल नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, लैंग्वेज को रीड करना। देखना जरा सवाल नंबर 12 अपना। सवाल नंबर 12 में क्या कहा, एक 2 मीटर लंबा आदमी है, तो ये आदमी ले लिया 2 मीटर इसकी हाइट हो गई। एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 10/3, 10/3 मीटर। दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमें कितनी दे रखी है 4/√3। अब इसने क्या कहा कि भाई इसके टॉप पर एक फल है, आदमी को यहां से पत्थर फेंकना है और फल तोड़ना है। तो इस एंगल पर, अब ये कौन सा एंगल होता है, असल में ये एंगल होता है कि जब आदमी स्ट्रेट देख रहा है तो वहां से कितने डिग्री ऊपर वो पत्थर फेंके, ये एंगल निकालना। तो यहां से समझना जरा, ये वाली वैल्यू क्या आ गई 4/√3, ये पूरी साइड 10/3, इसमें से इस 2 को घटा दोगे -2 कर दोगे तो 10/3 -2, 3 LCM 6 आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करोगे तो यहां रेशियो ले रहा हूं मैं, ये बन जाएगा 1, इसका 3 से गुणा करोगे √3। अब एक बात बताओ, किस राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा होता है √3:1? तो ये आप कहोगे कि जब एंगल आपका बनता है 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट। इजी सवाल है। धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, सवालों का लेवल एक्सट्रीम बढ़ा लेंगे। जैसे स्टार्टिंग के अंदर आपको कहा था मैंने, कुछ सवाल भी दिखाए थे कि इस लेवल के करने हैं, और धीरे धीरे हम लोग उस बात पर भी आ जाएंगे कि हमारी जो स्पेसिफिक कैलकुलेशन है वो असल में क्या है, और इस चैप्टर में हमें किस इमेजिनेशन की नीड होगी कि सिर्फ सवाल सोल्व ना हो, सवाल हमारा क्या स्पीड से भी सोल्व होना चाहिए। देखो भाई अगला सवाल क्या कहा, 20 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से कर देना, के टॉप से, मतलब इंग्लिश में लैंग्वेज करेक्ट है, के शीर्ष से एक टावर को देखा जाता है। तो यहां से ऐसा कर दो, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग होगी, और यहां मान लो आप बैठे हुए हैं और एक टावर के वर्टेक्स को देख रहे हैं, एंगल 60 डिग्री का एलिवेशन है, तो इसका मतलब आपने ऊपर देखा। तो ये बात तय हो गई कि जो टावर है वो क्या है, आप पहले सीधे सीधे देख रहे थे, टावर को आपने देखा तो 60 डिग्री आपने गर्दन को ऊंचा किया, क्लियर है, तब जाकर के आपको उसका टॉप दिखा। जब टावर के निचले स्तर को, ये टावर का क्या है बेस, इसको जब आप देखते हैं तो एंगल कितना बनाना पड़ रहा है आपको 45 डिग्री। अब आपसे पूछा है टावर की लंबाई क्या, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, 60 डिग्री के जस्ट सामने की साइड कितनी होती है √3, ये साइड क्या होती है 1, लिखा जा सकता है। अगर ये लेंथ आपकी 1 है तो 45 डिग्री के केस में क्या होगा, ये 45 से 45 से तो 90 है, ये लेंथ भी क्या हो जाएगी 1। तो जो टावर है हमारा उसकी हाइट कितनी निकल के आएगी √3 + 1, लिखा जा सकता है। अब देखना यहां से यहां तक की दूरी रेशियो में 1 थी, 1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 20 को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 20 को। कब आया, तो इसका मतलब इस टावर की हाइट, टावर की अगर आप हाइट देखोगे तो रेशियो में कितनी है √3 + 1। आंसर परफेक्ट आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1.732 ले लो, इसमें 1 जोड़ दोगे तो रेशियो में कितनी आ गई 2.732। एक की वैल्यू 20 मीटर है तो क्या कर दो 20 से गुणा, 32 का डबल 64, 27 का 54, और यहां से लगा दो आप पॉइंट, तो रिजल्ट क्या आ गया 54.64। ये अपना रिजल्ट हो गया।
कुछ भी नहीं करना था, इससे आपने मार्किंग कर ली। 45 वाले में जैसी ये भुजा वैसी की वैसी ये भुजा, मार्किंग कर दी। 1 का 20 से कंपेरिजन, √3 + 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। सवाल नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लैंग्वेज को एक बार रीड करना। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, एक बार आप इसकी लैंग्वेज को रीड करेंगे, देखना जरा इसके बाद। देखो इसने क्या कहा है कि 2 पोल हैं जिनकी लंबाई 6 और 11 मीटर है, धरातल पर खड़े, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। एक पोल 6 मीटर का ये हो गया, दूसरा पोल ये 11 मीटर का हो गया, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 मीटर। तो इसने क्या कहा, इनके ऊपरी बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होगी। इजी सवाल है, जस्ट बेसिक सा सवाल। यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये दूरी 6 है, तो इसका मतलब ये वाली जो दूरी है वो भी कितनी होगी आपकी, 6 ही होगी। ये भी 6 होगी, तो ऊपर कितनी बची, 5। ये 12, तो ये 12, तो 5 और 12 की वजह से रिजल्ट क्या आ गया आपका, 13। ये लो, अपना रिजल्ट हो गया। आसान सवाल था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 15, एक बार लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, 2 पोल हैं जिनकी लंबाई 80 मीटर और 62.5 मीटर है। उनके शीर्षों को मिलाने वाली रेखा धरातल से 35 डिग्री का कोण बनाती है, तो उनके बीच की दूरी। बात समझना, ये क्या कह रहा है कि यहां पर आपका एक पोल है, इसकी लंबाई 62.5 ले लेते हैं, और दूसरे वाला कितने मीटर का है, 80 मीटर का। दूसरा जो पोल है हमारा वो हो गया 80 मीटर का। अब देखना, इन दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है कि कितनी है। अब इसने क्या कहा कि इन दोनों के जो वर्टेक्स है उनको मिला दो, या टॉप को मिला दो, और इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाते हो तो ये जो एंगल यहां निकल के आता है ये कितना आता है, 45 डिग्री। तो आपको पीछे मैंने क्या समझाया था, यहां इस बेस के पैरेलल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दी, ये 45, तो ये भी 45 डिग्री, और 45 डिग्री है तो इसका मतलब ये लेंथ रेशियो में 1 आएगी, और ये भी लेंथ रेशियो में क्या आएगी, 1। ये राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ चुके हैं। अब आप मुझे एक बात बताना, ये 62.5 है, तो क्या ये वाली दूरी 62.5 नहीं होगी, होगी। टोटल 80 है, तो इसका मतलब यहां से ये जो पार्ट बचा है ये कितना है, 80 - 62.5। कितना बच गया अपने पास, 17.5 लिखा जा सकता है। 17.5 ये आ गया, एक की वैल्यू 17.5, तो इस एक की भी वैल्यू 17.5, और ये एक क्या बता रहा है, इन दोनों पोल्स के बीच का गैप। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, ये जो गैप है इसकी वैल्यू आ जाएगी 17.5 मीटर, लिखा जा सकता है। चलो भाई, हाँ, आज के सेशन में अपने पास 15 ही सवाल है, जो हाइट एंड डिस्टेंस की अपनी टाइप 1 यहां खत्म हो जाती है। अब ये वाला जो सेशन था ऑलमोस्ट ये हर बच्चे के लिए ही आसान था, इसमें कोई बहुत ज्यादा तनाव वाली बात भी नहीं थी, इजी से सवाल थे। लेकिन मुद्दा ये है कि कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसको बेसिक से लेना मस्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने एक भी बार जीवन में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, इसलिए इन चीजों को इतना डिटेल में डिस्कस किया है। आगे अगली जो क्लास होगी कल शाम या कल रात 9 बजे, उसमें हमारा लेवल बूस्ट हो जाएगा। वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको PDF भी मिल जाएगी 2 या 3 दिन के अंदर, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। आपको ये हमारे वीडियो किस टाइप के लगते हैं, क्या आप में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताया करें। आपके जो भी कोई सजेशन है किसी भी टाइप के, तो आप अपने सजेशन भी कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं कि ये और इम्प्रूवमेंट कर दें, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।